नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन हम करेंगे इतिहास जानने के स्रोत। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से अभी जो सीरीज चल रही है वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो सीरीज है, जो राजस्थान अध्ययन की सीरीज है वो चल रही है। और इसके माध्यम से अपने कक्षा 6 की 2 लेसन हो चुके हैं, तीसरा लेसन आपके सामने है। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो सेशन था वो अच्छे से आपने कंप्लीट किया, प्रश्न उत्तर भी अच्छे से किया और अच्छे से स्टडी की, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे से ही करोगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि इसके माध्यम से राजस्थान की सीरीज जो चल रही है ये कौन कौन से राजस्थान के एग्ज़ाम को कवर करने वाली है, जैसे कि आरएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवार, कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीईटी, पशु परिचर और लेब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, ये बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ये सारे कवर करने वाले हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से जितने भी प्रश्न आते हैं राजस्थान से संबंधित वो इन बुक्स में से आते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इनमें से छोड़ देते हैं, इनको पढ़ते नहीं हैं। परंतु अपने जो है इस चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी लाइन टू लाइन कवर करेंगे, लाइन टू लाइन कवर करते हुए चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप अध्ययन करोगे तो इसमें एक भी लाइन, एक भी शब्द आपका छूटेगा नहीं। एक मिनट, हाँ जी, आगे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। हमने पहले सेशन में पढ़ा था इतिहास के बारे में, उससे पहले अपने पढ़ लिया था सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय करते हुए राजस्थान के इतिहास में गए थे, और राजस्थान के इतिहास से आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास को जानने के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में, 2 भागों में होता है। एक पहला इसमें अपने बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की, और दूसरे की अपने बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। यानी पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है। यानी वे अवशेष, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान के बारे में और घटनाओं के संदर्भों में समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभिलेख हो सकते हैं, जैसे मुद्रा भी हो सकती है, मुद्रा यानी सिक्के, जैसे स्मारक हो सकते हैं, भवन है, दुर्ग है, किले हैं, ये स्मारक हो सकते हैं, कलाकृतियाँ हो सकती है, उत्खनन, जो अपने को उत्खनन के माध्यम से जो अवशेष मिलते हैं उनके माध्यम से अपने पता लगा सकते हैं, और इनसे अपने को उस टाइम की तत्कालीन जनजीवन के बारे में पता चलता है, तत्कालीन जनजीवन के बारे में पता चलता है। ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत है। कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत आगे पढ़ेंगे। अब इसमें अपने बात करते हैं, अभिलेख की बात की थी, अभिलेख कौन कौन से हैं? तो स्रोत सारे अभिलेख के बारे में पता चल गया भी, अपने अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है, या फिर कलाकृतियां हैं, या उत्खनन है, इनके बारे में ये चीज़ें हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे अभिलेख के बारे में। क्या होता है अभिलेख? यह हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, यानी जो शिलालेख होते हैं वो पत्थर की पट्टिकाएं होती है, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की शिलाएं होती है बड़ी बड़ी, यानी पत्थरों के बड़े बड़े खंड होते हैं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, यानी भवन आ गए इसमें, यानी गुफाओं की दीवारों पर, या मूर्ति प्रतिमाओं, या स्तूपों, या मठों, या तालाबों, खेतों में बड़ी बड़ी शिलाएं, या ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए, उत्कीर्ण यानी लिखे हुए मिलते हैं। इसे अपने क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। आरएस मेंस में ऐसे प्रश्न लिखने के लिए, यानी
आते हैं 15 शब्द में और 50 शब्दों में और 100 शब्दों में। तो ऐसे में ये जो प्रश्न आरएस का भी बन सकता है, एक मेंस का प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है कि अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख की उपयोगिता बताएं। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख की उपयोगिता बताएं। तो अपने क्या कर सकते हैं, अभिलेख की परिभाषा देंगे और उसके बाद में इसकी उपयोगिता बताएंगे और उसके बाद में मुख्य अभिलेख है उनका नाम इसमें लिखेंगे। तो ये एक प्रश्न ये कंप्लीट हो सकता है, ये 50 शब्द का। तो इसी के माध्यम से अपने बात करते हैं मेंस में, तो ये हो सकता है। और इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं दूसरे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जैसे मान लो कि अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाले हैं, उसमें प्रश्न इसमें बिल्कुल अंदर से पूछेंगे ये। अब एक बार अपने पढ़ लेते हैं अभिलेखों की उपयोगिता पढ़ते हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। जैसे मान लो कि ये शैली का नाम पूछ लिया, या जो कौन से यानी शैली में लिखे हुए हैं अभिलेख, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक बार अपने क्या की थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ करके आगे चलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अभिलेखों की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। यह विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। पहली उपयोगिता तो ये होगी, ठीक है। यह विविध भाषाओं में यानी कई प्रकार की भाषाओं में और गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलता है। और दोनों शैलियों को संयुक्त रूप से अपने क्या बोलते हैं, चंपू शैली बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं, चंपू शैली के नाम से बोलते हैं। दूसरी उपयोगिता इसकी ये हो जाएगी, इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों यानी सामंतों और उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों आदि के नाम और घटना की जानकारी इसमें मिलती हैं। ठीक है, एक तो इसमें भाषाओं का हो गया, दूसरे इसमें शासकों का हो गया, और तीसरी इसकी उपयोगिता हो जाएगी कि इसमें यानी जैसे मान लो घटनाओं की जानकारी और तिथियों के बारे में और शासन के कार्यों के बारे में और आज्ञाओं के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। और तीसरी इसकी उपयोगिता हो जाएगी, इसमें तत्कालीन सामाजिक यानी उनका जनजीवन कैसा था, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 3 प्रकार से यानी अपने कह सकते हैं कि कुछ उपयोगिता अपने बता सकते हैं। जैसे अपने ये अभिलेख के बारे में बता दिया और उसके बाद में अपने बात करते हैं अभिलेखों की उपयोगिता के बारे में। तो ऐसा प्रश्न ये बन सकता है, अभिलेख में यानी प्रशंसा में लिखे हुए अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति। यानी प्रशंसा में लिखे हुए अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। ऐसा प्रश्न बन सकता है, प्रशंसा में लिखे हुए यानी अभिलेख है वो क्या कहलाते हैं। कोई ऑप्शन दे करके पूछ सकते हैं, उसमें एक प्रशस्ति भी होगा तो अपने क्या है उसको प्रशस्ति ही करेंगे। और प्रशस्ति यानी प्रशस्ति क्या है, अब सबसे बड़ी प्रशस्ति है इसके बारे में अपने बात करते हैं। राजस्थान में मिलने वाली प्रशस्ति है उनके बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति, अगर प्रश्न आ जाएगा राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति, तो प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। इसका नाम क्या है, राज प्रशस्ति। यानी राज प्रशस्ति नाम दे करके और आरएस मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकते हैं। ठीक है, आए हुए कई बार भी आया हुआ है और ये और भी आ सकता है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के बारे में अपने पता लगा लेते हैं अभी ये इसके बारे में आगे क्या है अध्ययन है इसका। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजसमंद में यानी राजस्थान में राजसमंद झील जो है ना, राजसमंद में राजसमंद झील है, उस झील के निर्माण की स्मृति में रचा गया था राज प्रशस्ति अभिलेख। महाराणा राज सिंह के आदेश पर, किसके आदेश पर, महाराणा राज सिंह के आदेश पर, किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा रचित है ये। और गद्य पद्य चंपू शैली में रचित है। किस शैली में है, गद्य पद्य चंपू शैली में। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। 1917 श्लोकों यानी 1917 श्लोक है इसमें। कितने श्लोक है, लगभग 1917 श्लोकों के साथ में राजसमंद झील की 9 चौकियों की यानी 9 चौकियों के 25 काले शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति के बारे में बात चल रही है, कहाँ पर है ये, राजसमंद झील के निर्माण की स्मृति में रचा गया था ये।
राजसमंद यानी झील पर वहीं है, उसके किनारे पर। और महाराणा राज सिंह के आदेश पर इसकी रचना हुई थी। किसने रचना की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। और ये कौन सी शैली में है? चंपू शैली में, यानी गद्य पद्य शैली में लिखा गया है। और 1917 इसके श्लोक हैं और 9 चौकियों के 25 काले शिलालेखों पर ये उत्कीर्ण की गई है। इतनी बात राज प्रशस्ति के बारे में याद रखना। मुख्य इसकी बातें हैं और ये हर कोई एग्जाम में आते रहते हैं। रणछोड़ भट्ट के बारे में, राजसमंद झील के बारे में और 9 चौकियों के 25 काले शिलालेखों के बारे में। आगे चलते हैं। फिर बात अभिलेख की बात चल रही है अभी। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख की बात चल रही है। अभिलेख मुख्य अपने आगे आए हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन कर लेते हैं। यानी संपूर्णता इसमें नाम दिए गए। राजस्थान अध्ययन की किताब में पूर्णता यानी इतना बड़ा इसमें नहीं लिखे गए हैं, परंतु इसमें नाम लिखे गए और नाम के हिसाब से थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी कलेक्ट करते हुए अपने इसको आगे बढ़े। फिर बात आती है नगरी अभिलेख की। ऐसा का ऐसा RS मेंस में प्रश्न बन सकता है। नगरीय अभिलेख, देखो नगरीय अभिलेख पहले तो अपने को पता होना चाहिए भी इसका समय क्या है। 424 ईस्वी। नगरी गांव चित्तौड़। नगरी गांव है कहाँ पर? चित्तौड़ में। और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है। यानी जो संरक्षित है ये अभिलेख जो है मिला कहाँ पर था? नगरी गांव चित्तौड़ में मिला था। कौन से गांव में? नगरी गांव चित्तौड़ में। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में संरक्षित है। और भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है इसमें? संस्कृत भाषा है। इसमें क्या चीज़ यानी इसमें साक्ष्य मिलते हैं? विष्णु पूजा के इसमें साक्ष्य मिलते हैं। किसकी पूजा के साक्ष्य यानी प्रचलन, यानी विष्णु पूजा के प्रचलन के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी गई है इसमें। यानी नगरी अभिलेख जो है इसमें विष्णु पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। उस युग के 3 भाइयों, एक तो सत्यसूर है, दूसरा इसमें श्रीगंध और तीसरा इसमें दास, इनका उल्लेख मिलता है। तो ये मुख्य 3-4 बातें इसमें हैं। नगरीय अभिलेख मुख्य तो ये पता होना चाहिए नगरीय अभिलेख कौन से डिस्ट्रिक्ट में। एक तो ये चित्तौड़गढ़ नगरी गांव में स्थित है और वहाँ ये नगरी गांव है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और एक नगर गांव भी आया था, नगर, ओनली नगर, ये टोंक में है। वो अपने इतिहास वाले में पढ़ा था। भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत। और विष्णु पूजा के प्रचलन के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। और 3 भाइयों सत्यसूर और श्रीगंध और दास का उल्लेख इसमें मिलता है। अगर नेक्स्ट चलते हैं अपने कंसुआ अभिलेख। पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंसुआ अभिलेख यानी कंसुआ स्थान है कहाँ पर? ये कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। इसका समय कौन सा है? 738। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कुछ एक अभिलेख का, सभी के तो नहीं हो सकते, परंतु ये मतलब इसकी जानकारी के हिसाब से ये लिखने पड़ते हैं साथ में। तो कंसुआ अभिलेख RS मेंस का प्रश्न बन सकता है ये ओनली, यानी कंसुआ अभिलेख लिख करके और आपको कह दे कि 50 शब्दों में लिखो या फिर अपने कह दे 15 शब्दों में लिखो, तो ऐसा 15 शब्दों में या 50 शब्दों का प्रश्न इसमें बन सकता है। समय क्या है इसका? 738 ईस्वी। स्थान कौन सा? यानी स्थान कंसुआ या कणसुआ। इसको कंसुआ या कणसुआ भी बोलते हैं, कणसुआ भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है ये? कोटा में है। भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत आएगी सबकी, लगभग संस्कृत भाषा है इसमें। कंसुआ गांव के एक निकट शिवालय में स्थित मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख, यानी कौन से शासक हैं? ये मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख है इसमें। यानी इसके अलावा राजस्थान के किसी भी, यानी इस लेख के बाद अन्य किसी मौर्य शासन का राजस्थान में उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि मौर्य वंशी शासक धवल का, यानी मौर्य वंशी शासकों का उल्लेख कौन से अभिलेख में है? तो अपने ये कह सकते हैं कि ये कौन से में है? कंसुआ अभिलेख में। कंसुआ, कोटा, भाषा संस्कृत, कंसुआ गांव के शिवालय में स्थित मौर्य शासक धवल का उल्लेख।
धवल, यानी ये आपको याद रखना है, धवल का उल्लेख किस में है? कंसुआ अभिलेख में है। तो ऐसा प्रश्न यानी आरएस में बन सकता है और आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख कौन से में है? तो ये 4 ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है। इसमें आपको क्या करना है? कंसुआ अभिलेख करना है। आगे चलते हैं। आगे बात आती है गटियाल अभिलेख की। किसकी? गटियाल अभिलेख की। सबसे पहले तो ये है कि गटियाल अभिलेख जैसे ही अपने नाम आता है, इस अभिलेख का स्थान यानी जिला पता होना चाहिए। तो जिला, ये भी आरएस मेंस का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो समय इसका कौन सा है? 861 ईस्वी, और जैन मंदिर के पास है ये, जिसे अपने क्या बोलते हैं? माता की साल बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है ये? माता की साल भी कहते हैं। किसको? गटियाल अभिलेख को। किसको? गटियाल अभिलेख को अपने माता की साल भी कहते हैं, और जैन मंदिर के पास में स्थित है ये। प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। प्रतिहारों की जानकारी, यानी ये पहले तो देखना है कि गटियाल अभिलेख, इसका यानी समय कौन सा है? 861 ईस्वी, और जैन मंदिर के पास में, जिसे माता की साल कहते हैं। गटियाल स्थान या गटियाल गांव जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। किस पर है? कहाँ पर है? कौन से जिले में? जोधपुर में। तो यह स्थान जोधपुर में गटियाल स्थान पर है, और जोधपुर में मंडोर और यहाँ पर प्रतिहार शासकों का यानी शासन रहा है, इसलिए ये जो है प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। किसके बारे में? प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और कितने लेखों में है ये? 4 लेखों का समूह है ये। एक बात है इसमें कि ये जो गटियाल शिलालेख है, ये गटियाल अभिलेख 4 अभिलेखों का समूह है। प्रथम लेख में कुकुक नामक प्रतिहार, यानी प्रथम अभिलेख में कुकुक नामक जो प्रतिहार शासक थे, उनकी न्यायप्रियता, वीरता, राजनीतिक वैभव, पुण्य, प्रेम और गुरु भक्ति आदि गुणों का उल्लेख मिलता है। किसका? कुकुक नामक प्रतिहार का। किसमें? प्रथम लेख में। कितने लेखों में? कितने लेखों का समूह है? ये 4 लेखों का समूह है, और 4 लेखों का समूह है। और किसकी बात है ये? कौन से अभिलेख की बात है ये है अपने गटियाल अभिलेख की। द्वितीय अभिलेख, ये प्रथम आ गया, उसमें द्वितीय अभिलेख यानी द्वितीय लेख में मग ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। पहले में क्या मिलता है? कुकुक नामक प्रतिहार, और दूसरे में क्या मिलता है? मग ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसमें इसी गटियाल शिलालेख यानी अभिलेख जो है, इसमें वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति का सूचक भी है ये, यानी वर्ण विभाजन के बारे में भी उल्लेख दिया गया है। इसलिए वर्ण विभाजन के बारे में पूछ लिया जाए कि वर्ण विभाजन की प्रवृत्ति, यानी जो उस काल में वर्ण विभाजन यानी वर्ण 4 वर्ण हुआ करते थे, जैसे मान लो कि अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार जो वर्णों का विभाजन था, उन विभाजनों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? गटियाल अभिलेख में मिलता है। किसमें? गटियाल। ये याद रखना आपको, यानी गटियाल अभिलेख जोधपुर में। मारवाड़ में इन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है, यानी इन मग ब्राह्मण जो थे उनको शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है मारवाड़ में। इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये देखो, यानी सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? ऐसा प्रश्न बिल्कुल यानी पूछा जा सकता है। और ऐसे जो सर्वप्रथम जो वाली कहानी होती है ना, ये तो लगभग प्रश्न आते ही आते हैं ऐसे। तो ऐसे यानी सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? गटियाल अभिलेख में। और मग ब्राह्मणों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? गटियाल अभिलेख में। और कुकुक नामक प्रतिहार जो शासक थे, उनका जो न्यायप्रियता, राजनीतिक या वैभव, उनके आदि गुणों के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? गटियाल अभिलेख में। और एक बात यह है कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, यानी हरिश्चंद्र यानी गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या हरिश्चंद्र
जो ब्राह्मण था इसकी जानकारी, यानी ब्राह्मण थे या और थे, तो इसकी जानकारी जो है ना वो अपने को गठियाल अभिलेख में मिलती है कि ये ब्राह्मण थे। और गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर पर अपना शासन किया था, स्थापित किया था, ये जानकारी मिलती है। किस पर किया था? मंडोर पर। तो ये मंडोर और ब्राह्मण थे कौन? हरिश्चंद्र, उनके आदि पुरुष हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण थे। इन सभी की जानकारी अपने को, यानी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, और हरिश्चंद्र ब्राह्मण था और गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर पर यानी शासन किया, इन सभी की जानकारी गठियाल अभिलेख में मिलती है। और अपना जो प्रतिहार वंश की राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है ये। तो यानी प्रतिहार वंश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें गठियाल अभिलेख, आप सबसे पहले जिला ढूंढो कौन सा इसमें, जिला अपना है जोधपुर, ये याद रखना है जोधपुर। जोधपुर जिला याद आते ही आपके समझ में आ जाएगी वहाँ पर मंडोर भी है, और मंडोर याद आते ही आपकी याद आ जाएगी कि यहाँ पर शासक कौन कौन रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। जब गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है उनके वंश के बारे में यानी इसमें जानकारी मिलेगी, तो यहाँ पर आदि पुरुष हरिश्चंद्र की बात भी आएगी। ये ब्राह्मण थे या नहीं थे, यानी ब्राह्मण थे, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। और जोधपुर में स्थित है और भाषा इसकी संस्कृत है, और 4 लेखों का समूह है ये। कुकुक नामक प्रतिहार, इसका भी उल्लेख इसमें मिलेगा। मग ब्राह्मण है, उनका भी उल्लेख इसमें मिलेगा। वर्ण विभाजन की बात आती है तो भी इसमें उल्लेख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो गठियाल अभिलेख में मिलता है। इतनी बातें आप याद रखोगे तो ये गठियाल अभिलेख है आपके याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे आप। गठियाल अभिलेख, माता की साल, इतने प्रश्न बनेंगे इसमें से, मैं बता देता हूँ आपको कि माता की साल 1 प्रश्न, 2 यानी गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास, और कहाँ पर? जोधपुर में। कुकुक नामक प्रतिहार का उल्लेख, मग ब्राह्मणों का उल्लेख, वर्ण विभाजन का उल्लेख, और शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का नाम से जाना जाता था इन्हें, मग ब्राह्मणों को। चलो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, कई बार प्रश्न आया हुआ है, ये इसका उल्लेख। गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर पर शासन किया, इसका उल्लेख। और प्रतिहार वंश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, उनके बारे में उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये 10 प्रश्न लगभग इसमें बन गए। एक साथ में एक स्लाइड में 10 प्रश्न इसके तैयार हो गए, किसके? गठियाल अभिलेख के। और गठियाल अभिलेख जोधपुर में। और इससे पिछले वाला पढ़ा था वो कौन सा है? यानी नगरीय अभिलेख चित्तौड़ में। कंसुआ अभिलेख कोटा में। अब बताओ, कंसुआ अभिलेख कोटा में जो ना, इसमें एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसमें। मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख है इसमें मिलता है। और मौर्य वंशी के यानी इसके अलावा राजस्थान के किसी भी अन्य, यानी इस लेख के बाद अन्य किसी मौर्य वंशी शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। ये आप इसमें याद रखोगे। आगे चलते हैं। किराड़ू अभिलेख। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए किराड़ू है कहाँ पर? किराड़ू बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब इसमें क्या दिया गया किराड़ू अभिलेख में? इसमें राजा की आज्ञा है, यानी एक प्रकार से ये राजा की आज्ञा है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, राजा की आज्ञा तो है इसके साथ में, और राजा की आज्ञा क्या है इसमें? पशुवध रोकने के लिए आदेश दिया गया। राजा का आदेश है इसमें पशुवध को रोकने के लिए। कितना बढ़िया प्रश्न बन सकता है इसमें से, पशुवध को रोकने के लिए किस अभिलेख में बात की गई है? तो ये कौन से में है? किराड़ू अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? किराड़ू अभिलेख में। और समय इसका कौन सा है? यानी 1161 ईस्वी है। स्थान कौन सा है? किराड़ू, और वो कहाँ पर है? बाड़मेर। और शिव मंदिर अपने कह सकते हैं। और भाषा इसकी संस्कृत है। इस लेख में परमारों की उत्पत्ति, यानी परमारों की उत्पत्ति, परमार जो शासक थे ना वो उधर थे जालोर की तरफ, और बाड़मेर उनके क्षेत्र में यहाँ पर परमार शासक हुए थे। और परमारों की यानी इसका परमारों का उत्पत्ति के बारे में ऋषि के यज्ञ से बताई गई है। यानी परमारों की उत्पत्ति ऋषि के यज्ञ से बताई गई है। कौन से अभिलेख में बताई गई है? ये किराड़ू अभिलेख, यानी किराड़ू बाड़मेर के अभिलेख में बताई गई है।
तो इतना आप याद रखोगे। पशुवध की बात, यानी पशुवध को रोकने के लिए आदेश राजा ने दिए थे, वो किस में है? वो किराड़ू अभिलेख में है। अगर सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में पूछ लिया जाए तो किस में है? गठियाल अभिलेख में है। परमाणुओं की उत्पत्ति के बारे में, यानी ऋषि के यज्ञ के, यानी यज्ञ से बताई जाती है, इसके बारे में ये प्रश्न आ जाए तो ये कौन से में? किराड़ू अभिलेख में। आगे बात करते हैं नांदसा यूप अभिलेख। कौन सा है? नांदसा यूप अभिलेख। यूप का मतलब स्तंभ, और ये भी ऐसे सारे के सारे ये प्रश्न आरएस मेंस के, यानी एक लाइन यानी 3 शब्दों के, 2 शब्दों के ऐसे प्रश्न, यानी 1 लाइनर प्रश्न बन सकते हैं। इसमें 15 शब्दों के और 50 शब्दों के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, और 50 शब्दों में नहीं हो सकते, परंतु ये जो 15 शब्दों में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। यूप स्तंभ को कहते हैं, यानी यूप किसको कहते हैं? स्तंभ को कहते हैं। तालाब में स्थित यानी स्तंभ लेख है ये। किसमें? तालाब में स्थित है। स्थान कौन सा है? नांदसा। नांदसा है कहाँ पर? भीलवाड़ा में है। तो इतना याद रखोगे, नांदसा है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और समय कौन सा है इसका? समय इसका 225 ईस्वी और सोम द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? सोम द्वारा स्थापित अभिलेख है ये। और विषय वस्तु इसकी क्या है? शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी राज यज्ञ, यानी शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा जो षष्ठी राज यज्ञ का वर्णन इसमें मिलता है। शक्ति गुण गुरु नामक, ये इसका इंपॉर्टेंट नाम है इसका, यानी विषय वस्तु इसकी है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन इसका ये है कि शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी राज यज्ञ का वर्णन मिलता है, और पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यकाल का वर्णन भी इसमें मिलता है। तो नांदसा यूप अभिलेख भीलवाड़ा, नांदसा में स्थित है, 225 में, और सोम द्वारा रचित है, यानी सोम द्वारा स्थापित है। ये याद रखना, सोम। तो इसमें प्रश्न एक भीलवाड़ा बन सकता है, एक सोम बन सकता है, एक शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी राज यज्ञ का वर्णन इसमें दिया गया है। ये किसमें है? नांदसा यूप अभिलेख में। आगे चलते हैं बरनाला यूप अभिलेख। कौन सा है? बरनाला। बरनाला सबसे पहले पता होना चाहिए अपने को, कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये स्तंभ अभिलेख है। जैसे अपने नांदसा यूप अभिलेख था ना, उसी तरीके से ये भी है। नांदसा यूप अभिलेख के बाद में यानी ये नाम आता है बरनाला यूप अभिलेख। और ये स्थान कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर के अंतर्गत बरनाला में। और वर्तमान स्थान कहाँ, यानी इसका वर्तमान स्थान है आमेर संग्रहालय में। ये अभिलेख कहाँ पर पड़ा है? बरनाला में मिला था, और अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर है? ये आमेर संग्रहालय में है। और इसका समय कौन सा है? 227 ईस्वी है। और विषय वस्तु इसकी क्या है? इसके अंतर्गत यानी सोहर्ण गोत्र उत्पन्न वर्धन द्वारा 7 यूप स्तंभ का निर्माण किया गया था। किसके अंतर्गत? यानी सोहर्ण गोत्र उत्पन्न वर्धन। कौन सी गोत्र क्या है ये? सोहर्ण गोत्र, यानी सोहर्ण गोत्र उत्पन्न वर्धन द्वारा 7 यूप स्तंभ का निर्माण किया गया था। इसकी जानकारी बरनाला यूप अभिलेख में मिलती है। आगे चलते हैं सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सामोली अभिलेख उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। किस में है? उदयपुर में, कोटड़ा तहसील में। ठीक है। वर्तमान स्थान इसका कौन सा है? अजमेर संग्रहालय। कौन सा स्थान है? अजमेर संग्रहालय। और समय इसका कौन सा है? 646 ईस्वी। कौन सा? 646 ईस्वी। मेवाड़ के गुहिल राजा शीलादित्य, यानी अब गुहिल वंश का इसमें जानकारी है वो अपने को मिलेगी। उदयपुर यानी मेवाड़ कहलाता है, यानी उदयपुर के कुछ आसपास के क्षेत्र है वो सारे के सारे यानी मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। इसलिए वहाँ पर जो गुहिल राजा या गुहिल वंश का जो शासन था वो इसके अंतर्गत माना जाएगा। यानी मेवाड़ के गुहिल राजा शीलादित्य द्वारा ये स्थापित है। कौन सा? सामोली अभिलेख। खोजकर्ता इसके कौन है? डॉक्टर ओझा, यानी हीराचंद डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत। सबकी संस्कृत है। और इसकी लिपि कौन सी है? ये ध्यान रखना, इसकी कौन सी लिपि है? कुटिल लिपि है। कौन सी लिपि में लिखा गया? ये कुटिल लिपि है। विषय वस्तु इसकी क्या है? मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करना
करने में मदद करता है। यानी मेवाड़ के गुहिल वंश के समय, यानी किस समय में, यानी गुहिल वंश का शासन रहा मेवाड़ में, और उसके समय का निर्धारण करने में ये क्या करता है, यानी अपने को मदद करता है। तो गुहिल वंश के बारे में बात है। राजा शिलादित्य के बारे में वर्णन है इसके, साथ ही तत्कालीन आर्थिक और साहित्यिक स्थिति के बारे में जानने के उल्लेख भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। यानी शिलादित्य, राजा शिलादित्य, इसके बारे में वर्णन मिलता है, और तत्कालीन आर्थिक और साहित्यिक स्थिति के बारे में जानने का वर्णन या महत्वपूर्ण इसके स्रोत हैं। और मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को, यानी राजा शिलादित्य के बारे में, गुहिल वंश के बारे में और राजा शिलादित्य के बारे में तत्कालीन आर्थिक और साहित्यिक स्थिति को जानने में, वह तत्कालीन समय में जावर के निकट होने वाले, जावर उदयपुर में जावर के निकट होने वाले तांबे और जस्ता, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी जावर के निकट यानी चांदी की खान निकली थी तो अपने कहते हैं, और उससे पहले यानी जो तांबा है वहाँ पर तांबा के उत्पादन भी हो रहा था, और तांबा और जस्ता के बारे में भी, यानी इसका उल्लेख जो अपने को कहाँ पर, कौन से अभिलेख में मिलता है, ये अपने को मिलता है किसमें, सामोली अभिलेख में। तो सामोली अभिलेख कोटड़ा तहसील उदयपुर में, किसके यानी किसका वर्णन, विषय वस्तु क्या है इसकी, यानी गुहिल वंश की। और दूसरी बात, इसमें कौन से शासक का नाम यानी इसमें लिखा यानी लिया गया है, किसके द्वारा है ये, शिलादित्य के द्वारा। और कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। कौन सी लिपि में, कुटिल लिपि में। और किस यानी जो रियासत थी, उन किस रियासत के ये वंश के बारे में बताता है, मेवाड़ रियासत के ये यानी गुहिल वंश के बारे में बताता है। ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं कि राजा शिलादित्य के बारे में, ये उनके यानी तत्कालीन साहित्य और साहित्यिक और आर्थिक और उनके बारे में ये स्थिति के बारे में बताएगा। और मुख्य बात ये है कि इसमें जावर के निकट में होने वाले तांबे, यानी जावर की खान जो है ना, उसके निकट होने वाले तांबे और जस्ता के बारे में ये इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। और प्राचीन काल में जब ये महाजन शब्द का प्रयोग हो रहा था, उस शब्द की जानकारी भी अपने को उपलब्ध कराता है। किसके बारे में, महाजन शब्द के प्रयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। आगे चलते हैं। बिजोलिया शिलालेख, यानी चौहानों का इतिहास की जानकारी अपने किस में मिलती है। गुहिल वंश के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन किसके बारे में, यानी कौन से अभिलेख में मिलेगी अपने को, गुहिल वंश के बारे में, तो ये अपने को सामोली अभिलेख अपने उदयपुर वाले में मिलेगी। फिर बिजोलिया शिलालेख के बारे में अगर बात कर ली जाए तो बिजोलिया शिलालेख में क्या मिलेगा, चौहानों का इतिहास मिलेगा, यानी चौहानों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें समय इसका है 5 फरवरी 1170 ईस्वी। 5 फरवरी 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था। स्थान यानी भीलवाड़ा के बिजोलिया नामक स्थान पर पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में स्थापित है। किसमें, बिजोलिया है कहाँ पर, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के बिजोलिया नामक स्थान पर पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में स्थापित है। और अपने जैन दिगंबर जो शाखा थी उसके थे, या उसके श्रावक लोलाक के द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था ये। यानी जैन थे, श्रावक लोलाक के द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनाया गया था। किसको, बिजोलिया शिलालेख को। रचयिता इसके कौन है, गुणभद्र है। यानी ये स्लाइड जो थोड़ी ये नहीं, यानी एक पूरी स्लाइड में ये शिलालेख बताया गया, इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको दिखने में दिक्कत आए। ठीक है, ऐसी लाइनें जो दिखने में आपको दिक्कत आ सकती है, एक ही स्लाइड है और आगे की सारी सही है। तो इसमें रचयिता कौन है, इसमें रचयिता आपको मिलेगा गुणभद्र। कौन मिलेगा, गुणभद्र। उत्कीर्ण किसने करवाया था, गोविंद ने करवाया था। उत्कीर्ण किसने करवाया, गोविंद ने। और रचयिता इसके गुणभद्र, देखो गुणभद्र, ठीक है। और उत्कीर्ण गोविंद ने। जानकारी इसमें क्या मिलती है, सांबर व अजमेर के चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहली तो बात यह है कि बिजोलिया शिलालेख, और इसमें जानकारी कौन से यानी शासकों की मिलती है, चौहान शासकों की मिलती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। ये बनवाया गया था श्रावक लोलाक के द्वारा।
और रचयिता इसके कौन थे? गुणभद्र थे। और उत्कीर्ण किसने करवाया? किया मतलब उत्कीर्ण किसने करवाया? गोविंद ने करवाया। और किसके द्वारा? ये श्रावक लोलाक के द्वारा। रचयिता यानी कर्ता जो है वो गुणभद्र है। जानकारी इसमें क्या मिलती है? सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है, यानी सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी इसमें मिलती है, उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, यानी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये किस अभिलेख में कहा गया है? ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। इसमें वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक बताया गया है। वासुदेव चौहान को देखो, वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक बताया गया और साथ ही सांबर झील का निर्माण करवाया। वह यानी वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक और साथ ही सांबर झील का निर्माण भी करवाया। सांबर झील का निर्माण भी करवाया। वह अई छतरपुर नागौर को राजधानी बनाया। अई छतरपुर नागौर को राजधानी बनाया। किसको? अई छतरपुर को। और अपनी राजधानी बताया का उल्लेख ये किस में मिलेगा? बिजोलिया शिलालेख में मिलेगा। बिजोलिया शिलालेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें यानी राजस्थान की धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक राजनीतिक जानकारी भी मिलती है, ये तो ठीक है। और कई स्थानों के प्राचीन नाम भी इसमें मिलते हैं, ये ध्यान रखना भी, यानी कई स्थानों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं। जालोर का नाम जबलपुर मिलता है, किस अभिलेख में? बिजोलिया शिलालेख में। और नाडोल का नाम नड्डुल मिलता है। सांबर का नाम साकंबरी मिलता है। और दिल्ली का नाम दिल्ली मिलता है। और मंडलगढ़ का नाम यानी भीलवाड़ा मंडलगढ़ का नाम मंडलकर मिलता है। और बिजोलिया का नाम विंध्यावली मिलता है या विंध्यावली मिलता है। और नागदा का नाम यानी नागदा का नाम नागहरिद मिलता है, नागहरिद मिलता है। तो ऐसे जो यानी कुछ स्थानों के नाम, प्राचीन नाम जो हैं वो किस अभिलेख में मिलते हैं अपने को? वो मिलते हैं बिजोलिया शिलालेख में। किस में मिलते हैं? बिजोलिया शिलालेख में। और ये अपने आरएस मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 50 शब्दों में पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि इसका बड़ा जो इसका सारांश दिया गया है और बहुत सारी इसकी जानकारी अच्छे से इसको 50 शब्दों में लिख सकते हैं और 15 शब्दों में भी बता सकते हैं। और इसके मुख्य जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो कौन से बनते हैं? चौहानों का इतिहास, पार्श्वनाथ मंदिर के पास, भीलवाड़ा में, और श्रावक लोलाक के द्वारा, रचयिता कौन सी इसके? गुणभद्र, उत्कीर्ण किसने करवाया? गोविंद ने। जानकारी क्या मिलती है? अजमेर और सांबर के चौहानों की। और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया बिजोलिया शिलालेख में। वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक बताया गया, ठीक है। और सांबर झील का निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने। इसका उल्लेख भी अपने को बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। अई छतरपुर यानी चौहानों की राजधानी हुआ करती थी, इसका उल्लेख भी अपने को बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। और बाकी प्राचीन नाम यानी जालोर का नाम जबलपुर, नाडोल का नाम नड्डुल, और सांबर का नाम साकंबरी, दिल्ली का नाम दिल्ली, और मंडलगढ़ का नाम मंडलकर, और बिजोलिया का नाम विंध्यावली। यानी बिजोलिया का नाम क्या मिलता था उसमें? उस समय क्या मिला? विंध्यावली। और नागदा का नाम नागरिद। ऐसे प्राचीन नाम भी इसमें मिलते हैं। आगे चलते हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 10% इसमें बन सकते हैं। फिर बात आती है चीरवा का शिलालेख। किसकी बात आती है? चीरवा का शिलालेख। यानी ये जो राजस्थान अध्ययन के 3 पेजों में लगभग, और 3 पेज से ऐसे प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं, इनमें से यानी किसी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं। और जैसे मान लो कि चीरवा का अभिलेख का नाम है, चीरवा शिलालेख का नाम है, तो इसका ये आरएस मेंस का भी प्रश्न बन सकते हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव इसमें बन ही सकते हैं। 1273 की इसका समय है। इसका समय जो है वो कौन सा है? 1273। स्थान कौन सा है? ये चीरवा स्थान कहाँ पर है? चीरवा स्थान ये है अपने पास है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। यानी चीरवा स्थान उदयपुर में।
रचयिता इसके कौन है? रतन प्रभा सूरी है। इसके रचयिता कौन है? रतन प्रभा सूरी। उत्कीर्ण किसने करवाया? केली सिंह ने करवाया था। उत्कीर्ण किसने करवाया? यानी उत्कीर्ण किसने किया? ये है केली सिंह ने। और रचयिता इसके, रचनाकार कौन है इसके? रतन प्रभा सूरी। रतन प्रभा सूरी, केली सिंह। और जानकारी इसमें क्या मिलती है? गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों, यानी गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों बप्पा रावल का इसमें यानी उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल की जानकारी या रावल समर सिंह के बारे में जानकारी और सती प्रथा का उल्लेख भी मिलते हैं। साथ साथ में सती प्रथा का भी उल्लेख मिलते हैं। सबसे पहले, यानी सती प्रथा का बाद का उल्लेख है ये। सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिला था? गटियाल अभिलेख में। किसमें? गटियाल जोधपुर अभिलेख में। और इसमें जानकारी मिलती है गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों बप्पा रावल की जानकारी मिलती है और रावल समर सिंह के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। 13वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक और सांस्कृतिक, यानी कौन सी सदी की? 13वीं सदी के बारे में, यानी राजस्थान की अपने राजनीतिक या सांस्कृतिक या धार्मिक सामाजिक उन सभी के बारे में, या तत्कालीन जो उन सभी के बारे में अपने की स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे गुहिल वंश के बारे में अपने बात पीछे भी अपने कर चुके हैं। देखो, मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में ये किस में मिलता है? सामोली शिलालेख में। और इसमें कौन से राजा का नाम आता है? राजा शिलादित्य के बारे में और उनके शासकों के बारे में या उस टाइम के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और उसके बाद अपने ये पढ़ा है चीरवा का शिलालेख, ये 1273 है, ये बाद का है। ठीक है। और ये देखो, ये अपने 646 ईस्वी का है। ये 646 ईस्वी यानी गुहिल वंश का। और ये भी यानी गुहिल वंश के जो राजा थे, यानी प्रारंभिक शासकों, गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों यानी बप्पा रावल की जानकारी इसमें मिलती है। और साथ साथ में जानकारी तो मिलती है और साथ में इसका जो मतलब उस टाइम जो राजा थे या शासक थे उनके बारे में, यानी समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख, इसका समय जो है 200 से लेकर के 150 ईसा पूर्व मिलता है। ये प्राचीन, यानी इन सभी जो अपने पढ़े ना उनसे भी प्राचीन है ये। इसका समय है 200 ईसा से लेकर के 200 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व इसका समय। गोसुंडी शिलालेख, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ये गोसुंडी गांव कौन से जिले में है, किस यानी जिले में है? ये चित्तौड़गढ़ में है। किस में है? चित्तौड़गढ़। ये देखो चित्तौड़गढ़ में नगरी, यानी स्थान नगरी चित्तौड़गढ़, यानी नगरी जो है ना गांव, एक तो नगर है एक नगरी है। नगरी गांव पहले भी आया था, जो नगरी चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव में है ये। ठीक है। और संस्कृत भाषा है इसकी। और कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। एक लिपि वाला प्रश्न पहले भी आया था। कौन सा प्रश्न आया था? कुटिल लिपि में सामोली शिलालेख है, ये याद रखना भी। कुटिल लिपि में कौन सा है? सामोली। और ब्राह्मी लिपि में कौन सा है? ये अपने आ जाएगा गोसुंडी शिलालेख। ठीक है। और इसका यानी उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गज वंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में? ये गज वंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने के बारे में जानकारी मिलती है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। और यह वैष्णव भागवत या वैष्णव संप्रदाय के से संबंधित प्राचीन शिलालेख है। और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में। वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से बनता है कि यह वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित है। ये प्रश्न आप इतना इंपॉर्टेंट रखोगे कि गोसुंडी अभिलेख में यानी किसका उल्लेख है? ये वैष्णव और भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख है। तो इतना प्रश्न, यानी इसके प्रश्न बनते हैं लगभग, एक तो ब्राह्मी लिपि के बारे में, एक अपने वैष्णव संप्रदाय के बारे में, और एक इसका ये बन सकता है कि इसमें गोसुंडी शिलालेख कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चित्तौड़ में है। और इसका समय इसका पूछा जा सकता है कि समय इसका पूछा जा सकता है 200 से लेकर के 150 ईसा पूर्व। चलते हैं आगे। एक बार अपने सरसरी नज़र से इसको देख लेते हैं दोबारा वापस। नगरी अभिलेख, नगरी अभिलेख जो था कौन से डिस्ट्रिक्ट में था?
रिवीजन कर लेते हैं इसको। चित्तौड़ में, और कंसुआ अभिलेख कहां पर था? कोटा में। और गटियाल अभिलेख कहां पर था? जोधपुर में। और किराड़ू अभिलेख कहां पर था? बाड़मेर में। नांदसा यूप स्तंभ अभिलेख कहां पर था? भीलवाड़ा में। बरनाला यूप स्तंभ अभिलेख कहां पर था? जयपुर में। सामोली अभिलेख यानी सामोली शिलालेख कहां पर था? उदयपुर में। आप भी साथ साथ में रिकॉल करो। बिजोलिया शिलालेख कहां पर था? कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? भीलवाड़ा में। चीरवा का अभिलेख या चीरवा का शिलालेख कौन से में है? उदयपुर में। और एक आता है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानमोरी शिलालेख ये कहां पर है? चित्तौड़ में। ये अपने पढ़ा नहीं, परंतु मानमोरी शिलालेख के बारे में अपने यहां पर जानकारी दी गई है। मानमोरी शिलालेख यानी यह शिलालेख मानसरोवर झील चित्तौड़ में है। मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में है। मानसरोवर झील, इसके किनारे पर कर्नल जेम्स टोड को मिला था। इसके किनारे पर किसको मिला था? कर्नल जेम्स टोड को मिला था। और जिसे वो जेम्स टोड साहब जो थे ये अपने इतिहासकार थे, इंग्लैंड के थे ये, और राजस्थान का इतिहास लिखा उन्होंने। तो ये जाते वक्त क्या मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड ले जाते समय यानी जहाज में ज़्यादा वजन होने की वजह से इस शिलालेख को क्या कर दिया? इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। तो ऐसा प्रश्न यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। यानी कौन सा अभिलेख जो कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक गए थे? तो ये है मानमोरी शिलालेख। कौन सा है? मानमोरी शिलालेख। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अभिलेख के बारे में। तो मोटा मोटा इसमें अपने पढ़ लिया है कि अभिलेख यानी कौन कौन से अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में, जिलों के बारे में, उन समय काल के बारे में, और उनके अंदर जो शासक थे उनके बारे में, और जो शासनकर्ता या शासन और कौन से यानी शासकों का वर्णन किया गया है। और बहुत सारी यानी बातें इसमें सती प्रथा के बारे में, और अपने पशुवध के बारे में, और जिलों के बारे में, ऐसे जो बहुत सारे अपने प्रश्न पढ़ते हुए इन अभिलेखों को एक बार अपने अच्छे से पढ़ लिए है। ठीक है, और एक बार रिवीजन के तौर पर इनके जिलों के नाम अपने भी सामने ये भी पढ़ लिए। ठीक है, रिवीजन आप भी साथ साथ में करो, और साथ साथ में आपका रिकॉल हो जाएगा, और रिकॉल होते ही ये सारे के सारे याद हो जाएंगे वापस। अब चलते हैं अपने स्मारक की बात आती है। किसकी बात आती है? स्मारकों की बात। ये क्या चल रहा है? अभी वर्तमान में चल रहा है कि इसमें पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में अपने अभिलेख ही पढ़े अभी तक, और अभिलेखों में इतनी जानकारी अपने इतने % यानी लगभग 100% के आसपास इसमें पढ़ चुके हैं। और अब बात आती है स्मारक। स्मारकों में यानी यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला और धार्मिक विश्वास और उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें दुर्ग आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है? महल आता है, छतरी है, बावड़ी है, भवन है, राजप्रासाद है, और स्नानागार है, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर और समाधि, कूप आदि आते हैं इसमें। और ये सारे किस में आते हैं? ये स्मारक में आते हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख स्मारक कौन कौन से राजस्थान में अगर बात करें तो प्रमुख स्मारक यानी अपने दुर्गों की बात करेंगे प्रमुख स्मारक की। तो ये प्रमुख स्मारक जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, और तारागढ़ एक और भी है, कहाँ पर है? बूंदी में है। और सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर है? सुवर्ण और स्वर्ण ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। सुवर्ण और स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब पीला रंग या पीले रंग जैसा दिखाई देने वाला, उसका यानी उसका नाम रख दिया स्वर्ण, यानी सोने जैसा दिखाई देने वाला। वो सोने जैसा दिखाई देता है जैसलमेर का किला।
कौन सा? जैसलमेर का, इसलिए उसका नाम स्वर्णगिरी है। क्या है? स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी जैसलमेर में, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसे, और सुवर्णगिरी दुर्ग ये जालोर में है। कहां पर है? जालोर में है। तो चलते हैं आगे। तारागढ़ दुर्ग दो जगह है तारागढ़ नाम से, तारागढ़ दुर्ग अजमेर और तारागढ़ दुर्ग बूंदी, याद रखना। और सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में और स्वर्णगिरी जैसलमेर में, ये दोनों यानी दो ये वाले और दो ये वाले, अच्छे से याद रखना। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, ये पता ही है। और जैसलमेर जो दुर्ग है ना उसको सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। किस नाम से? सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है इसको। और फिर बात आती है सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, और बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, मैगजीन दुर्ग अजमेर में। अकबर ने बनाया था ये मैगजीन दुर्ग, यानी मैगजीन दुर्ग अजमेर में। और आमेर दुर्ग आमेर जयपुर में, नारगढ़ दुर्ग ये अपने जयपुर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। यानी ये सारे किले हैं ना, ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी एक बार नाम यानी अपने को सबसे पहले जो किताब में दिए गए ना उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें यानी थोड़ा थोड़ा इसमें प्लस करके पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि सारे उन दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, सारे दुर्गों के बारे में जब ये राजस्थान की सीरीज 6 से 12 समाप्त हो जाएगी उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव यानी अपने पूरा विश्लेषण करके इसको पढ़ेंगे और एक एक दुर्ग के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और जितने भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न भी बनाएंगे। और एक बार अपने बेसिक जो है ना उसको यानी बेसिक पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। और मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में, और शेरगढ़ एक और भी है, ये दोनों याद रखना। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में और दूसरा शेरगढ़ दुर्ग इसमें है बारां में। कांकनवाड़ी का किला अलवर में, बालादुर्ग अलवर में, बसंतगढ़ दुर्ग यानी बसंतगढ़ का किला सिरोही में, बसंतगढ़ सिरोही में, और तिमनगढ़ किला करौली में, और शाहबाद दुर्ग ये है बारां में। तो शाहबाद दुर्ग बारां में, तिमनगढ़ करौली में, बसंतगढ़ सिरोही में, बालादुर्ग अलवर में, और शेरगढ़ दोनों यानी धौलपुर और बारां में। और इसी तरीके से अपने तारागढ़ पढ़ा था अजमेर और बूंदी में। सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी तो जालोर में और स्वर्णगिरी जैसलमेर में। रणथंभौर पता ही है, बहुत बार अपने पढ़ चुके हैं इसको, यानी बहुत बार नाम आता है इसका। आगे सिवाना दुर्ग है, बटनेर आपको पता ही है हनुमानगढ़ में है, और मैगजीन का दुर्ग है ये कई बार पूछ लेते हैं, मैगजीन दुर्ग अजमेर में है, ठीक है। और इसमें भैंसरोडगढ़ है ये पूछ लेते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है ये अपने चित्तौड़गढ़ में है। और इंपॉर्टेंट इसमें जैसे मांडलगढ़ दुर्ग है ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है ये मांडलगढ़ दुर्ग, ये है भीलवाड़ा में। तो इतना आपने सारा कुछ इसमें पढ़ लिया, स्मारकों के बारे में जान लिया, ठीक है। ये स्मारक मुख्य मुख्य स्मारक है और इन सभी के बारे में बाकी तो अपने जो विस्तार से तो बाद में देखेंगे, परंतु एक बार इसको नाम इसका पढ़ लेते हैं। आगे चलते हैं, मुद्राएं और सिक्के उनके बारे में बात करते हैं। सिक्के राज्य में शासन की शक्ति का सूचक भी है। एक मिनट, आगे चलते हैं अपने मुद्राएं और सिक्के। तो सिक्के राज्य में शासन की शक्ति का सूचक है। सिक्के जब चलते थे राज्य की यानी शक्ति का सूचक है। जब राजा अपने सिक्के चलाते थे तो इसका मतलब कितना पावरफुल है और कितना वो कमजोर हो सकता है। अगर सिक्के नहीं चलाएंगे और बार बार बदल के चलाएंगे तो इसका मतलब शक्ति का सूचक है। और बहुत सारे सिक्के चले थे, बहुत सारे सिक्के चले, जैसे मान लो कि एलची नामक सिक्का, बिलाड़ी नामक सिक्का, कृषापण नामक सिक्का, त्रिशूलिया, टक्का
और स्वरूपशाही और दिरहम ये कहाँ के थे? ये मेवाड़ के थे। कहाँ के सिक्के थे? ये मेवाड़ के सिक्के थे। यानी सिक्के राज्य में शक्ति का सूचक है। इसमें एलची सिक्का है, बिलाड़ी सिक्का है, या फिर कर्षापण सिक्का है, त्रिशूलिया सिक्का है। इनसे अपने को राजस्थान के इतिहास के बारे में, ये स्रोत है तो इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी ये कब के हैं, किस समय के हैं, और उनकी शक्ति कैसी थी, या उनका सामाजिक और राजनीतिक जनजीवन या उससे जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, उन सभी के बारे में ये स्रोत अपने अभिलेख पढ़ लिए, फिर स्मारक पढ़ लिए, अब अपने सिक्के पढ़ रहे हैं। और सिक्कों में यानी मुद्राएं और सिक्कों में त्रिशूलिया सिक्का है, या टक्का है, या स्वरूपशाही है, या दिरहम है, ये कौन सी रियासत में चलते थे? ऐसे सिक्के चलते थे मेवाड़ रियासत में। तो इनमें से यानी आपको ये प्रश्न देकर के पूछा जा सकता है कि त्रिशूलिया, कर्षापण, बिलाड़ी क्या है इनमें से? तो आपसे ये प्रश्न बनेगा और इसमें ऑप्शन दे देंगे, मेवाड़ में चलने वाले सिक्के, या जो अपने मारवाड़ में चलने वाले सिक्के, या कह देंगे अपने जैसे ढूंढाड़ में चलने वाले सिक्के, या आड़ोती में चलने वाले सिक्के। इन सभी के बारे में ऑप्शन देकर के पूछे जा सकते हैं। तो परंतु आपको याद रखना है कि कौन कौन से सिक्के, यानी एलची सिक्का जो था ना वो मेवाड़ में था। एलची बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। और बिलाड़ी और कर्षापण, त्रिशूलिया और टक्का, स्वरूपशाही और दिरहम ये मेवाड़ के सिक्के थे। पंचमारक आहत या मार्कड सिक्के, ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के पंचमारक सिक्के, या इनको बोलते हैं आहत मुद्राएं, ठीक है, या बोलते हैं पंचमारक मुद्राएं, या बोलते हैं इनको मार्कड सिक्के, ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के ये कहाँ पर मिले हैं? अपने राजस्थान में। ऐसे प्राचीन सिक्कों में से राजस्थान में मिलने वाले जो स्थान है वो है गुरारा गांव सिक्कर। कौन सा है? गुरारा गांव। ये गुरारा गांव सिक्कर में है। पंचमारक होते क्या है? यानी ऐसे सिक्के जिन पर किसी पशु, पक्षी, पेड़ पौधों के चित्र का ठप्पा लगाकर, यानी पेड़ पौधों का चित्र ठप्पा लगा करके यानी अंकित किया गया हो, उसे अपने क्या बोलते हैं? पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। उसे अपने ये क्या कहलाते हैं? पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। यानी पंचमारक सिक्के होते कौन से हैं? यानी जिन पर किसी पशु, पक्षी या पेड़ पौधों का चित्र ठप्पा लगा करके, पेड़ पौधों का चित्र जो बनाया गया वो ठप्पा लगा करके अंकित किया गया हो, उसे पंचमारक सिक्के कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि गजसाई सिक्का, गजसाई नामक चांदी का सिक्का, ये बीकानेर में था। कौन सी रियासत में था ये बीकानेर में था। और जिस पर महाराजा गंगा सिंह ने विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। यानी महाराजा गंगा सिंह जो वे थे, उन्होंने क्या लिखवाया था? विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। ये इंपॉर्टेंट अभी ध्यान रखना भी। यानी एक तो गजसाई नामक चांदी का सिक्का बीकानेर में था, ठीक है। किस पर? गजसाई सिक्का। जो गजसाई नामक सिक्का था ये किसने चलाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। और इस पर लिखवाया क्या था? विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। और विक्टोरिया इंप्रेस यानी ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है सिक्का, और ये सिक्का मैंने उसमें से लिया था, और इसमें लिखा हुआ है विक्टोरिया। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें देखो विक्टोरिया, ये लिखा हुआ है विक्टोरिया, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंप्रेस। ये सिक्का चलाया था, ठीक है। विक्टोरिया इंप्रेस महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। और कौन सा सिक्का था? ये गज सिंह नामक सिक्का था। और किसका था ये? कौन सी धातु का था ये धातु थी चांदी का सिक्का ये था। और उसके साथ और भी है, जैसे विजयशाही सिक्के हैं, और ललूलिया है, और गदिया सिक्का है, या फदिया सिक्का है, या फिर इसमें भीमशाही है, या डब्बूशाही है, या फिर इसमें ये सारे, यानी जैसे ये देखो नाम याद रखो कि विजयशाही, ललूलिया सिक्का, या गदिया, फदिया, या फिर भीमशाही या डब्बूशाही, ये कौन सी रियासत के हैं? ये जोधपुर रियासत के हैं। कौन सी रियासत के हैं? जोधपुर रियासत के हैं। और आगे अपने बात करते हैं कि दरण या पण सिक्के। ये जो दरण या फिर पण सिक्के जो थे ये अपने को रेड टोंक से मिले हैं। कौन से मिले? कहाँ से मिले हैं? रेड टोंक से मिले हैं। तो इतने यानी आपको याद रखने हैं कि मुद्राएं, सिक्के, और आगे अलग अलग पढ़ेंगे इसमें सिक्के,
ठीक है। पंचमार्क आहत मार्कट मुद्राएं, ये भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा है इसमें। और ये प्राचीन मुद्रा ये कहाँ पर मिली है? अपने राजस्थान में गुरारा गांव सीकर में मिली है। और पंचमार्क होता क्या है? जिस पर यानी कि पशु पक्षी यानी पेड़ पौधों का चित्र ठप्पा लगा करके अंकित किया गया हो उसे पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। और गजशाही ये भी पंचमार्क सिक्का है, ये चांदी का है। और बीकानेर से किसने बनवाया था? ये किसके द्वारा चलाया गया था? गंगा सिंह के द्वारा। और इस पर लिखवाया क्या था? विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। और विजयशाही, ललूलिया, गदिया, फदिया और इसमें भीमशाही, डब्बूशाही, ये सारे जोधपुर रियासत के सिक्के हैं। और इसी के साथ में दरण या फिर पण, ये सिक्के रेड टोंक से मिले, ये सिक्के रेड टोंक से मिले। अब अपने बात करते हैं, ये तो हो गई इसमें आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क। उसकी बात करते हैं अपने धातु के सिक्के। भारत में पहली बार धातु के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में बनने शुरू हुए थे, ठीक बात। और इन पर यूनानियों ने लेख व तिथि उत्कीर्ण की थी। किसने? यूनानी यानी यूनानियों ने इस पर लेख और तिथि उत्कीर्ण की थी धातु के सिक्कों पर। राजस्थान में ऐसे धातु के सिक्के मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? नलियासर सांबर में, नलियासर सांबर और बैराट से और नगरी चित्तौड़ से, यानी मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिलते हैं। राजस्थान में नलियासर सांबर में है, नलियासर, ठीक है, वहाँ से। और बैराट जयपुर से और नगरी चित्तौड़, यहाँ से कौन से सिक्के मिलते हैं? मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिलते हैं, मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिलते हैं। ये अपने धातु के सिक्कों की बात हो रही है। और ये धातु के सिक्के अपने महात्मा बुद्ध के टाइम बनने शुरू हुए थे। राजस्थान में बात करें तो नलियासर, बैराट, नगरी और मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सोने के सिक्कों की। धातु के सिक्कों में पहले यानी सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यानी कुषाण शासक विमकड़फिसेस ने भारत में सर्वाधिक गुप्तकाल सोने के यानी सर्वाधिक गुप्तकाल यानी सोने के सिक्का चलाया था। इसका मतलब यह है कि कुषाण शासक कौन था? विमकड़फिसेस। विमकड़फिसेस ने भारत में सोने का सिक्का चलाया, ठीक बात। और उसके बाद में ये भारत में यानी ये कौन से काल में था? गुप्त काल में था। किस काल में चला था ये सोने का सिक्का? धातु के सिक्के मौर्य काल में ही चल पड़े थे, ठीक है। और यानी धातु के सिक्के चले थे महात्मा बुद्ध, और उसके बाद मौर्य काल आता है उसमें चले थे ये धातु के सिक्के बहुत सारे, यानी नलियासर और बैराट, नगरी यहाँ पर मिलते हैं। और मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सोने के सिक्कों की, तो ये चलाए थे सिर्फ कुषाण शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। और कुषाण शासक विमकड़फिसेस ने भारत में सर्वाधिक गुप्त काल यानी सर्वाधिक जो थे वो चले थे गुप्त काल में, और सोने का सिक्का चलाया। और गुप्त काल में इन्हें क्या बोलते थे? इनको दिनार कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में गुप्त काल में सोने की सर्वाधिक सिक्के नगला छेल बयाना में, भरतपुर में मिले हैं। देखो राजस्थान में गुप्त काल में सोने की या सोने के सर्वाधिक सिक्के अपने कहां पर मिलते हैं? सोने के सर्वाधिक राजस्थान में, यानी जो सिक्के मिलेंगे वो कौन सी जगह से मिलेंगे? नगला छेल, ये ध्यान रखना भी, नगला छेल बयाना में है। बयाना मतलब भरतपुर में, ठीक है। तो नगला छेल यहां से मिलते हैं, ये याद रखोगे भी सोने के सिक्कों के बारे में। कुषाण शासकों ने चलाए थे ये, और विमकड़फिसेस जो शासक था उसने चलाए थे। और सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? ये सर्वाधिक कौन से काल में मिलेंगे? ये मिलेंगे सर्वाधिक गुप्त काल में। और धातु के सिक्के यानी शुरू हो गए थे महात्मा बुद्ध के समय से ही। आगे बात करते हैं चांदी के सिक्कों की, तो ये शक शासकों ने चलाए थे। सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने, और ये चलाए थे शक शासकों ने, सिथियन ने चलाए थे। ये शक शासक मतलब सिथियन थे, उनको सिथियन भी बोलते थे, उन्होंने ये चलाए थे। और रेड विराटनगर से इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं, और जिन्हें गदिया सिक्का भी कहा है। यानी रेड से या विराटनगर से जो इंडो सिथियन सिक्के मिले ना, उनको अपने क्या बोलते हैं? गदिया सिक्का भी बोलते हैं। याद रखना भी, गदिया सिक्का भी बोलते हैं। और ये कहाँ की बात हो रही है? रेड विराटनगर की बात हो रही है। इनको बोलते हैं, ये नहीं है कि गदिया सिक्के यही है प्रॉपर, ये नहीं है, ये इनको बोलते थे। परंतु जो प्रॉपर गदिया सिक्के थे वो कहाँ के थे? वो थे अपने
जोधपुर के, कहाँ के थे? जोधपुर रियासत के बारे में बात अपने पहले कर चुके हैं। देखो मुद्राएं, और यहाँ देखो जोधपुर रियासत में, और इसमें नाम आया गदिया और फदिया, ये दोनों सिक्के। ऐसे प्रश्न जो है ना, ये बहुत बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। गदिया और फदिया सिक्के, या लल्लूलिया या विजयशाही, ऐसे सिक्के जो कहाँ से मिलते हैं, जाड़शाही, ऐसे सिक्के जो कहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और चांदी के सिक्के की बात शक शासकों के द्वारा सिथियन ने चलाए, इंडो सिथियन, और इनको गदिया सिक्के भी कहा जाता है, ये बात है। और 1900 ईस्वी इसका, यानी 19 चांदी के सिक्के जो थे ना, 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए थे। कौन से सिक्के प्रचलन में आए? ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए थे। यानी चांदी के सिक्कों को अपने क्या बोल सकते हैं? कलदार, या कलदार सिक्के प्रचलन में आए, ये चांदी के सिक्के थे। एक दिनार की बात आई थी, दिनार के बारे में आप बता सकते हो? दिनार यानी जिनको दिनार भी कहा जाता था, दिनार के बारे में आप एक यानी कमेंट करके बताइए मेरे को, दिनार यानी आपने पढ़ा है, और दिनार के बारे में यानी क्या था इसमें। तो आगे इसमें कलदार यानी चांदी के सिक्के, और जोधपुर टकसाल के चांदी के सिक्के यानी विश्व प्रसिद्ध है। ये बात इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी जो जोधपुर टकसाल थी उसमें जो सिक्के बन रहे थे या उनके चांदी के सिक्के थे वो विश्व प्रसिद्ध थे, विश्व प्रसिद्ध है। इतनी बात है, यानी चांदी के सिक्कों की बात, शक शासकों के बारे, और यानी उन्होंने चलाए थे ये। रेड विराटनगर में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं जिन्हें गदिया भी कहते हैं, और कलदार सिक्के चांदी के हैं, और जोधपुर टकसाल विश्व प्रसिद्ध है चांदी के सिक्कों के लिए। ठीक बात। तांबे के सिक्के, आगे बात करते हैं इसमें तांबे के सिक्कों की। ये कुषाणकालीन है, ये भी क्या है? कुषाणकालीन। कुषाणकालीन जिन्हें मुरंडा कहा जाता है, जिन्हें सर्वाधिक यानी रंग महल में मिले, ये जिन्हें अपने क्या बोलते थे? मुरंडा भी कहा जाता था। मुरंडा के नाम से भी जाने जाता था किसको? तांबे के सिक्कों को। और कहाँ, कौन से काल के? कुषाण काल के। और सर्वाधिक कहाँ पर मिले? सर्वाधिक मिले रंग महल में। कहाँ पर मिले? रंग महल हनुमानगढ़ में। ये सर्वाधिक सिक्के हैं रंग महल हनुमानगढ़ में मिले हैं तांबे के सिक्के। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुरंडा कहा जाता था इनको, और सर्वाधिक रंग महल में, याद रखना भी। आगे चलते हैं जो अपने जयपुर रियासत के सिक्कों के बारे में, क्षेत्रीय विशेष के सिक्कों के बारे में अपने बात करते हैं। तो जयपुर रियासत के कौन से हैं? जाड़शाही नामक सिक्का जो था वो जयपुर रियासत का था। ठीक है, जयपुर में कछुआ शासकों ने यानी अपने प्रचलन किया था इसका। और नोट, जाड़शाही एक प्रकार की बोली भी है, जाड़शाही एक प्रकार की क्या है? बोली भी है। और कछुआ शासकों यानी कौन से सिक्के चलाए थे? जाड़शाही। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाड़शाही सिक्के जो है वो कौन सी रियासत में चलते थे? तो आपका प्रश्न आंसर आना चाहिए जयपुर। फिर मेवाड़ रियासत के सिक्के, मेवाड़ में एलची सिक्का नामक यानी एलची नामक सिक्का चलता था। एलची, मुगलों का एलची नामक सिक्का बनता था, और चांदी का रूपक यानी चांदी का रूपक सिक्का चलता था, और मुगलों का एलची नामक सिक्का चलता था। तांबे के डिंगला यानी तांबे के डिंगला, बिलाड़ी और कृषापण और त्रिशूलिया और स्वरूपशाही सिक्का। मेवाड़ की बात हो रही है तो मेवाड़ में एलची सिक्का, रूपक सिक्का और तांबे के डिंगला और बिलाड़ी, कृषापण और त्रिशूलिया और स्वरूपशाही सिक्का, और जिस पर अपने क्या है कि दोस्ती लंदन स्वरूपशाही सिक्का, यानी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इसमें ये स्वरूपशाही सिक्का है। ठीक है, महाराजा स्वरूप सिंह ने चलाया था ये, और इस पर लिखा हुआ था दोस्ती लंदन। क्या नाम लिखा हुआ था? दोस्ती लंदन। ये सिक्का यहाँ पर दे भी रखा है, ये देखो दोस्ती लंदन, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इस सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है दोस्ती लंदन, ऐसे लिखा हुआ है दोस्ती लंदन। उनकी लैंग्वेज, उस लिपि में, उस काल की लिपि में ये लिखा गया। तो ये सिक्का था, और ये कौन सा सिक्का है? स्वरूपशाही सिक्का। ये कौन सा सिक्का? ये स्वरूपशाही सिक्का है, और जिस पर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। और किसने जलाया था? ये स्वरूप सिंह ने जलाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं जोधपुर रियासत के सिक्के, यानी मेवाड़ के सिक्के एलची, रूपक, डिंगला, बिलाड़ी, कृषापण, त्रिशूलिया और स्वरूपशाही। याद रखने वाली बात है सारे के सारे ये। और उसके बाद में जोधपुर में आपको गदिया की नाम पहले आ गया था, डब्बूशाही का नाम भी पहले आ गया था, और फदिया का नाम भी पहले आ गया था।
ये और ललूलिया का नाम भी पहले आ गया था। और विजय शाही सिक्के ये पंचमार्क सिक्के हैं और ये कहाँ के हैं, ये जोधपुर रियासत के सिक्के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अजमेर के चौहानों के सिक्के। अजमेर के चौहानों के सिक्के जो है ना, ये दो प्रकार से अपने कह सकते हैं इसमें। जैसे मान लो कि एक रूपक नामक सिक्का है, ठीक है, दूसरा इसमें दिनार। अब देखो दिनार प्रश्न ये आपसे प्रश्न पूछा था कि दिनार किसे कहते हैं। ये सोने के सिक्कों को अपने क्या बोलते हैं, दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोने के सिक्कों को। और सोने के सिक्के, दिनार नामक सोने के सिक्के ना, ये कौन से काल में चलते थे, अजमेर के चौहानों के टाइम ही चलते थे। अजमेर के चौहानों के टाइम ये समय चलते थे। तो यानी रूपक और दिनार, रूपक कौन सा है, चांदी का, और दिनार कौन सा है, सोने का। और ये दोनों को दोनों सिक्के किसके काल में थे, अजमेर के चौहानों के सिक्के, अजमेर के चौहानों के सिक्के हैं। फिर प्रतिहारों के सिक्कों की बात करें तो यानी प्रतिहारों के सिक्के वराहद्रम, ये नाम है वराहद्रम। डूंगरपुर के सिक्के कौन से हैं, उदयशाही और सालिमशाही। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन से सिक्के चलते थे, लक्ष्मण शाही। प्रतापगढ़ में कौन से सिक्के चलते थे, आलम शाही। बूंदी में कौन से सिक्के चलते थे, राम शाही, कटार शाही। देखो प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कटार शाही और राम शाही कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिक्के चलते थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए बूंदी में। आलम शाही यानी सिक्के कहाँ पर चलते थे, आपका उत्तर होना चाहिए प्रतापगढ़। लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा में, सालिम शाही डूंगरपुर में, उदय शाही उदयपुर में न होकर के ये डूंगरपुर में, ध्यान रखना भी। और गुमान शाही कोटा में। मदन शाही बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये मदन शाही का, तो मदन शाही झालावाड़ में। और अलवर यानी अलवर में कौन से सिक्के चलते थे, रावशाही। ये प्रश्न यानी मदन शाही झालावाड़ में, रावशाही अलवर में। और इसकी साथ अपने आगे बात करते हैं जैसे अक्खे शाही, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। एक तो अक्खे शाही है, एक मदन शाही है, एक जाड़शाही नामक सिक्का पहले अपने बात कर चुके हैं। जाड़शाही कहाँ पर चलता, जयपुर में। ठीक बात, इसमें तो जैसलमेर में अक्खे शाही। मोहम्मद शाही यानी चांदी का सिक्का। और डोडिया ये तांबे का सिक्का। ये डोडिया, अक्खे शाही और मोहम्मद शाही ये कहाँ के हैं सिक्के, ये जैसलमेर के सिक्के हैं भी। और तमंचा शाही ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तमंचा शाही सिक्का जो है ना, ये इसका प्रचलन कहाँ पर था, तो जो धौलपुर में ये। और चांदोड़ी और स्वरूप शाही अभी अपने पढ़ के आए हैं, दोस्ती लंदन वाला स्वरूप शाही ये मेवाड़ में है। ठीक है, और विजय शाही ये पाली में है। विजय शाही अलग है और विजय शाही अलग है। विजय शाही कहाँ पर है, ये देखो विजय शाही यानी ये अपने अभी बात करी थी विजय शाही जोधपुर रियासत में, ये देखो जोधपुर रियासत में। और वो अपने हैं विजय शाही सिक्के हैं, ये कहाँ पर है, पाली में। इन मुद्राओं या सिक्कों में उन पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि के बारे में ज्ञान होता है। ठीक बात है। अभी इसमें यानी सिक्कों के बारे में अपने सारी डिटेल से पढ़ लिया इसमें। ठीक है, एक तो जैसे मान लो कि यानी क्षेत्रीय विशेष के सिक्के हो गए, एक इसमें चांदी के सिक्के हो गए, तांबे के सिक्के हो गए, सोने के सिक्के हो गए और पंचमार्क मुद्राएं होगी। तो ये 3-4 स्लाइड में ये सिक्कों के बारे में बात आई है और मुख्य सिक्के जो इसमें अपने बात कर चुके हैं। और ये जो अगर ये सारे सिक्के याद होंगे ना तो इनसे बाहर प्रश्न कोई नहीं आएगा और ये बदल कर यही प्रश्न पूछ जाते हैं। और मैंने बता दिया इसमें जैसे सर्वाधिक आहत मुद्राएं कहाँ पर मिली है, गुरारा गाँव में। और गजशाही सिक्के कहाँ पर मिलते हैं, बीकानेर में। और धरण कहाँ पर मिलते हैं, अपने रेड टोंक में। सोने के सिक्के यानी दिनार कहाँ पर मिलते हैं, दिनार के बारे में बात करें तो ये सोने के सिक्के हैं। और किस शासकों, कुषाण शासकों ने चलाए थे, विमकट विशेष ने चलाए थे। और नगला छेल में ये सर्वाधिक मिलते हैं। फिर जोधपुर में कौन से मिलते हैं, मुरंडा नामक जो सिक्का है ना वो अपने को मिलेगा, तांबे का सिक्का ये। और कहाँ पर है ये मिलता है सर्वाधिक रंग महल में है। और जोधपुर टकसाल जो चांदी के सिक्कों के लिए विश्व प्रसिद्ध थी, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ऐसा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना भी। और गदिया का नाम भी कई बार आया वैसे, गदिया सिक्के यानी जोधपुर रियासत के सिक्के हैं। ठीक है, और एलची सिक्के के बारे में भी इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है। और जाड़शाही सिक्कों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। स्वरूपशाही सिक्कों के बारे में प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, आगे मदन शाही के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और इसमें प्रश्न पूछा गया है जैसे
तमंचा शाही, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। और अखे शाही, ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो उनको यानी उनके रास्ते पक्के हो जाते हैं, बस बार बार वही प्रश्न पूछने होते हैं, बार बार कोई एग्जाम आ जाए उनको वही प्रश्न पूछने होते हैं। तो ऐसे अपने को तो पेपर निकालना है। आगे चलते हैं, बर्तन और कलाकृतियों के बारे में। राजस्थान के अनेक स्थानों से अपने को उत्खनन से प्राप्त यानी मृद भांड, प्याले, रकाबियों और धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को भी अपने सहज ही समझ सकते हैं। और जैसे मान लो गणेश्वर, यानी बर्तन और कलाकृतियाँ, जो अपने को बर्तन मिलते हैं या उन पर बनी हुई कलाकृतियाँ या बहुत सारी यानी जो प्राचीन कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उन सभी के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में अपने को ज्ञान होता है। तो ये अपने को यानी गणेश्वर नीम का थाना। अब देखो गणेश्वर सीकर में पहले बोली जाती थी, अब कहाँ पर बोली जाएगी? नीम का थाना की ताम्र संस्कृति के अवशेष। जैसे ठीक है ना, ये बर्तन और कलाकृतियों में काउंट होगा, ठीक है ना। तो गणेश्वर यानी गणेश्वर की ताम्र संस्कृति। देखो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताम्र संस्कृति किसको कहा गया? तो ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये किसको कहा गया? गणेश्वर को। या गणेश्वर को कौन सी संस्कृति के अंतर्गत बताया गया है? तो ताम्र संस्कृति के अंतर्गत बताया गया है। और इसी के साथ जोधपुरा जो है ना, ये अपने को जोधपुरा स्थान जोधपुर में न होकर के ये जयपुर में है। कहाँ पर है ये? जयपुर में, ध्यान रखना भाई। जोधपुरा जो है स्थान वो जयपुर में, और नोह है कहाँ पर है? भरतपुर में। ये प्राप्त यानी यहाँ से क्या मिले अपने को? काले एवं लाल मृद भांड मिले हैं। काले एवं लाल मृद भांड मिले हैं। इसी के साथ आहड़ और गिल्लुंड से प्राप्त प्रस्तर और फलक आदि मिले हैं। कहाँ से मिले? आहड़ और प्रस्तर। आहड़ से और गिल्लुंड से अपने को प्रस्तर या फलक आदि मिले हैं। तो ये बर्तन और कलाकृतियों के अंतर्गत आते हैं। गणेश्वर में ताम्र संस्कृति, जोधपुरा से, और नोह भरतपुर से काले रंग और लाल रंग के मृदभांड, और आहड़ और गिल्लुंड से प्रस्तर और फलक। फिर बात आती है ताम्र पत्रों के बारे में। यानी तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेख को अपने क्या बोलते हैं? ताम्र पत्र बोलते हैं, ठीक है। और दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन ताम्र पत्रों को अपने दान पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ताम्र पत्रों को दान पत्र भी कहते हैं। तो इसमें अपने क्या है कि भूमि के प्रकार का पता चलता है, ठीक है। नाप तोल और दान के प्रकार आदि का पता चलता है। जैसे मान लो कि अपने को आहड़ ताम्र पत्र है, ये नाम याद रखना है कि आहड़ ताम्र पत्र कहाँ से मिले? उदयपुर से। इसमें क्या मिलता है अपने को? इसमें मिलता है अपने को गुजरात के राजा मूलराज से लेकर के और भीमदेव द्वितीय, यानी गुजरात के राजा मूलदेव से लेकर के ये भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली। यानी इसमें भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व पता चलता है। यानी एक तो है यानी सोलंकी राजाओं की वंशावली मिलेगी। जैसे मान लो गुजरात के राजा मूलराज से लेकर के भीमदेव द्वितीय ना, उस तक की क्या मिलेगी अपने को? वंशावली मिलेगी। और इस वंशावली से अपने क्या पता लगा सकते हैं, या फिर इस आहड़ ताम्र पत्र से अपने क्या पता लगा सकते हैं कि भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व था। यानी भीमदेव के समय पर मेवाड़ पर किसका प्रभुत्व था? मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व था। इसका भी पता चलता है किससे? आहड़ ताम्र पत्र से पता चलता है। आगे बात करते हैं खेरादा ताम्र पत्र की। किसकी? खेरादा ताम्र पत्र की। ये महाराणा कुंभा के द्वारा शंभू को किया गया 400 टका दान का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। फिर बात आती है पारसोली का अभिलेख, यानी पारसोली का अभिलेख नहीं, पारसोली का ताम्र पत्र। खेरादा का ताम्र पत्र ये है महाराणा कुंभा से संबंधित, यानी दान पुण्य से संबंधित। और पारसोली का ताम्र पत्र ये मेवाड़ से, ये महाराणा रायमल के समय भूमि की विभिन्न किस्मों के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। पीवल और मगरा और माल, ये भूमि की किस्म है। यानी इस तरीके से कोई नाम हुआ करते थे उनके, यानी ये पीवल भूमि है, ये मगरा भूमि है, ये माल भूमि है। इस तरीके से उनको अलग अलग नामों से इसका उल्लेख मिलता है। किसके काल में? ये रायमल के काल की है।
और मेवाड़ की है ये। पारसोली का ताम्रपत्र मेवाड़ में, खिरादा ताम्रपत्र मेवाड़ में, आहड़ ताम्रपत्र उदयपुर यानी मेवाड़ में। अब बात करते हैं चीकली का ताम्रपत्र। किसका? चीकली, ये भी मेवाड़ में। और इसमें किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध लाग बाग का उल्लेख है। किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध लाग बाग का उल्लेख है इसमें। जैसे मान लो कि चीकली का ताम्रपत्र ये है मेवाड़ में, ठीक है। और विविध लाग बाग, किसानों से विविध प्रकार की लाग बाग लगाई जाती किसानों की जमीनों पर, तो उसका उल्लेख किस में मिलेगा अपने को? चीकली का ताम्रपत्र में उल्लेख मिलेगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? पुर ताम्रपत्र में मिलता है। किस में मिलता है? पुर ताम्रपत्र चित्तौड़ में। वह चित्तौड़ के दूसरे साके का वर्णन, यानी चित्तौड़ के दूसरा साका, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी जैसे मान लो कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के सटीक समय का निर्धारण भी पूर्व ताम्रपत्र से मिलता है। अगर बात करें ढोल ताम्रपत्र की, इस ढोल ताम्रपत्र का उल्लेख जो है ना, ये महाराणा प्रताप से संबंधित है भी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के समय यानी जोशी पुन्नो को ढोल गांव दान में दिया गया था, जो यानी दिया गया था, जो क्या युद्ध के समय महत्वपूर्ण साबित हुआ का उल्लेख मिलता है इसमें। यानी ये महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के समय जोशी पुन्नो को ढोल गांव दान में दिया गया था। और किस वजह से दिया गया था? क्योंकि उस गांव अपने जोशी पुन्नो थे, वो क्या थे? युद्ध के समय यानी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए थे, इसलिए उनको दान स्वरूप महाराणा प्रताप ने ये ढोल गांव दिया गया था। और दान पत्र पर लिख करके, और ढोल ताम्रपत्र था उस पर लिख करके ये दिया जाता था उस टाइम, तो लिखते थे उसमें ताम्रपत्रों पर। फिर बात करते हैं पीपली ताम्रपत्र। ये अपने पीपली ताम्रपत्र यानी मेवाड़ से संबंधित है। ये भी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के समय यानी जिन लोगों को नुकसान हुआ था या फिर वो पलायन कर गए थे या नुकसान हुआ जिन लोगों को, उन्हें बसाने से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। उसे यानी उन्हें बसाने के लिए संबंधित यानी इसमें उल्लेख किया गया किसमें? पीपली ताम्रपत्र में। पीपली ताम्रपत्र मेवाड़, ढोल ताम्रपत्र यानी महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप, ये दोनों पीपली और ढोल दोनों ही महाराणा प्रताप से संबंधित है और हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित है ये, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित यानी कौन सा ताम्रपत्र है निम्न में से? तो ये प्रश्न है, एक तो ढोल ताम्रपत्र है, दूसरा इसमें पीपली ताम्रपत्र है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यानी अपने चित्तौड़ के दूसरे साके का वर्णन किस ताम्रपत्र में मिलता है? तो पूर्व ताम्रपत्र है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि रानी कर्मावती द्वारा जोहर प्रथा का जोहर प्रथा की गई थी, उस जोहर प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? पूर्व ताम्रपत्र में मिल सकता है, ठीक है। और लागबाग का उल्लेख यानी किसानों के द्वारा विविध किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध प्रकार की लागबाग थी, उनका उल्लेख जो अपने कहां पर मिलता है? ये मिलता है चीकली का ताम्रपत्र में। आगे चलते हैं साहित्य की भूमिका। यानी अब देखो पहला अपने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत अपने अब पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब अपने दूसरा जो नंबर आता है वो आता है साहित्यिक स्रोत का। साहित्य की भूमिका यानी साहित्य की भूमिका संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। और जैसे मान लो कि 12वीं सदी के उत्तरार्ध में साहित्य कौन सा था? तो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सा साहित्य इसमें यानी अपने को मदद करता है इतिहास के जानने में? तो पृथ्वीराज विजय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयानक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जयानक के द्वारा। ये जो इंपॉर्टेंट जो कृतियां लिखी गई है, इन सभी के यानी जो रचयिता हैं उन सभी को यानी अच्छे तरीके से याद कर लेना। और रचयिता ने कौन कौन सी कृतियां जो है लिखी है या कौन कौन से साहित्य रचना की है, उन सभी के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। और इन्हीं के बारे में बहुत बार यानी प्रश्न 2-2-3-3 ऐसे प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं और प्रश्न पूछ जाते हैं। इनमें से आएगा ही आएगा। ये कोई भी एग्जाम में आप ले लो कि ऐसे पृथ्वीराज विजय के पूछ लिया, जयानक के द्वारा लिखी गई है। बहुत सारे यानी प्रश्न यानी कंफ्यूज करने वाले होते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछ लिया, आपको चंद्रवरदाई याद रह गया तो आपका इसका ऑप्शन यानी चंद्रवरदाई भी ऑप्शन मिलेगा, परंतु आपको यानी पृथ्वीराज विजय याद रखना है। पृथ्वीराज
पृथ्वीराज विजय, यानी अलग करके इसको याद करना है। इसमें ये नहीं जयानक के द्वारा लिखा गया है। इसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात आती है हमीर महाकाव्य की। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। एक प्रश्न ऐसा भी आता है, इसमें नहीं दिया गया है, हमीर रासो आता है। हमीर रासो ये जोधराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ध्यान रखना भी। हमीर रासो ये हमीर महाकाव्य है। ये हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। हमीर रासो की बात आ जाए तो इसमें बताना है आपको जोधराज के द्वारा। किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। चौहानों के इतिहास के साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय के बारे में इसका उल्लेख यहाँ पर मिलेगा हमीर महाकाव्य में। उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। ठीक है, 12वीं सदी के उत्तरार्ध में ये साहित्य रचना, यानी 12वीं सदी के उत्तरार्ध की जो साहित्य रचना थी उनके बारे में अपने यहाँ बताया गया। ठीक है, और उसके बाद में जैसे मान लो कि और भी है उन 12वीं सदी वाले जो है ना, ये एक तो है पृथ्वीराज विजय, एक हमीर महाकाव्य, और चलते हैं पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा। अचलदास खिंचीरी वचनिका या अचलदास खिंची वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये है शिवदास गार्डन की। ये अभी पिछले आरएस में आया था, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी आरएस पर ही में पूछा था। तो ये अचलदास खिंचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदास गार्डन के द्वारा। कानड़ प्रबंध किसके द्वारा है? यानी पद्मनाभ के द्वारा। दलपत विजय या दलपत विलास, दलपत विजय नहीं, दलपत विलास, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये दलपत सिंह यानी बीकानेर के हैं। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई है। वचनिका किसके द्वारा? खिड़िया जग्गा के द्वारा, खिड़िया जग्गा के द्वारा। और बिसल देव रासो नरपति नाले के द्वारा। ये कृतियां जो है ना, आप ऐसे इजी तरीके से ले रहे हो, ये याद होने वाली नहीं है ऐसे जल्दी सी। अब हाँ ठीक है, अभी एक बार पढ़ लिया और इसे अपने याद हो गया, बार बार रिपीट करोगे, लिख लिख के देखोगे तब जाकर के याद होगी। ऐसे नहीं है कि हाँ अपने नरपति नल है तो इसका इजी से नाम ले लिया और जैसे अपने ऑप्शन में आया उस टाइम ये भूल जाएंगे अपने। और पृथ्वीराज रासो के बारे में यानी चंद्रवरदाई लिखें या जयानक लिखें, तो पृथ्वीराज विजय जो है ना, ये है जयानक की, और पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी? चंद्रवरदाई की है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बिसल देव रासो जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया? ये दल यानी नरपति नाले के द्वारा लिखा गया, नरपति नाले के द्वारा। बिसल बजाने वाले यानी बिसल कौन बजाते हैं? नरपति नाले, यानी नर जो है ना वो बिसल, ज्यादातर नर जो है ना वो बिसल बजाते हैं। इसका मतलब ऐसे अपने याद कर सकते हैं कि नरपति नाले। ठीक है, और दलपत एक इसमें है, हाँ दलपत विलास ये आई गया, इसमें दलपत सिंह का आ गया। और कानड़ दे प्रबंध, ये कानड़ दे प्रबंध है, याद रखना। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ की है, पद्मनाभ के द्वारा रचित है। और अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ठीक है, और अब अपने बात करते हैं ख्यात विषयक साहित्य में। जैसे मान लो कि ख्यात में अगर बात करें तो बात आती है मोहनोत नैनसीरी ख्यात। किसकी आती है? मोहनोत नैनसीरी ख्यात। ये मोहनोत नैनसी के द्वारा रचित है। ठीक है, ये राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। मोहनोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। देखो मोहनोत नैनसीरी ख्यात किसने लिखी, किसके द्वारा रचित है? ये मोहनोत नैनसी के द्वारा ही है। और मोहनोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। और किसने कहा था? ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, अब मोहनोत नैनसी के बारे में और जानकारी है, जैसे मारवाड़ी और डिंगल भाषा में है। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी और डिंगल भाषा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, मोहनोत नैनसी की लैंग्वेज बताइए, तो लैंग्वेज अपने ऑप्शन में दी होगी मारवाड़ी या डिंगल।
या मारवाड़ी और डिंगल दोनों इकट्ठी देकर प्रश्न पूछ लेंगे तो आपको ये प्रश्न यानी इसमें ऑप्शन सही करना है, मारवाड़ी और डिंगल दोनों ही है। डिंगल पिंगल यानी मारवाड़ी में जो लिखी जाने वाली साहित्यिक रचना है वो डिंगल के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और जोधपुर का गजेटियर, देखो गजेटियर है ये, जोधपुर का गजेटियर यानी राजस्थान का गजेटियर नहीं है ये है जोधपुर, ओनली जोधपुर का गजेटियर है, मोहनोत नैन्सी को कहा गया है, ठीक है। मोहनोत नैन्सी ख्यात को कहा गया है, जोधपुर का गजेटियर। राजस्थान की पहली ख्यात या फिर राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है ये, राजस्थान की पहली ख्यात बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें यानी ख्यात उनके बारे में लिखा गया, उन राजाओं के बारे में, यानी जब तत्कालीन जो राजा होते थे उनकी ख्याति प्राप्ति यानी जो ख्यात जो थी उनकी प्रशंसा के बारे में, उनकी जितनी भी प्रसिद्धियां थी उन सभी को लिख करके और ये रचना करते थे, उन सभी के बारे में ये उससे बोलते थे ख्यात। तो राजस्थान की पहली ख्यात यानी और राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है मोहनोत नैनसीरी ख्यात, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इसमें बात आती है मारवाड़ री परगना री विगत, ये थोड़ा सा यानी मारवाड़ री परगना री विगत, ये प्रश्न थोड़ा सा और देख लेना इसमें, ये भी मोहनोत नैनसी के द्वारा रचित है, मोहनोत नैनसी के द्वारा रचित है। मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में, मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में थे मोहनोत नैनसी, ठीक। और नैनसी द्वारा रचित दूसरा ग्रंथ है, पहला तो ये हो गया मोहनोत नैनसी ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीन और पहली, और दूसरी इसमें ये दूसरा ग्रंथ हो गया इसमें नैनसी का, मारवाड़ री परगना री विगत, ठीक। और जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये तो था ओनली जोधपुर का गजेटियर मोहनोत नैनसी ख्यात, और ये मारवाड़ री परगना री विगत ये अपने पूरे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसे राजस्थान की सबसे बड़ी ख्यात है, ये प्राचीन ख्यात है और ये सबसे बड़ी ख्यात है, ठीक है। ये पहली ख्यात है और ये सबसे बड़ी ख्यात है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इतने प्रश्न आपके याद हो जाने चाहिए। मोनो यानी मारवाड़ री परगना री विगत, मोहनोत नैनसी दूसरा ग्रंथ, गजेटियर राजस्थान का, ये जोधपुर का गजेटियर, ये पहली ख्यात मोहनोत नैनसी ख्यात, और प्राचीन ख्यात ये भी मोहनोत नैनसी ख्यात। अबुल फजल किसे कहा गया, यानी मोहनोत नैनसी को कहा गया, किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। आगे बात करते हैं वचनिका, वचनिका इसमें किसके द्वारा रचित है, खिड़िया जग्गा के द्वारा। चलो आगे चलते हैं। फिर बांकी दासरी ख्यात, ये बांकी दास द्वारा रचित है, बांकी दास द्वारा रचित है। बांकी दास जोधपुर की ख्यात भी कहते हैं इसको, यानी उसको भी अपने जोधपुर की ख्यात के नाम से भी जाना गया था, ठीक है। ये देखो जोधपुर का गजेटियर था ये किस नाम से था, जोधपुर का गजेटियर। और ये जो है ना ये बांकी दासरी ख्यात, ये जोधपुर की ख्यात है, ये जोधपुर की ख्यात भी कहते हैं इसे। और बांकी दास जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी थे, जोधपुर के महाराजा कौन थे, मान सिंह के दरबारी थे ये। इस ख्यात में कन्यावध रोकने के बारे में वर्णन है, इस ख्यात में किसके बारे में वर्णन है, कन्यावध को रोकने के बारे में वर्णन किया गया है। और दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, ये देखो बांकी दास की ख्यात पढ़ ली अपने, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं दयालदासरी ख्यात, इसमें बीकानेर के शासकों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। दयालदास यानी दयालदास रतन सिंह के दरबारी थे ये, उनका पूरा नाम अगले पूरा नाम देखें तो सिडाएच दयालदास, इनका पूरा नाम था सिडाएच दयालदास। और इसमें बीकानेर के राठौड़ शासकों यानी बीकानेर के राठौड़ शासकों की जानकारी मिलती है। तो दयालदासरी ख्यात बीकानेर के राठौड़ के शासकों यानी राठौड़ शासकों की जानकारी मिलती है। बांकी दासरी ख्यात में जोधपुर की स्थापना यानी जोधपुर जयपुर की स्थापना के बारे में, अपने तिथि के बारे में पता चलता है। इसमें जोधपुर और जयपुर की यानी स्थापना कौन से सन में हुई थी ये भी अपने बांकी दास की ख्यात में पता चलता है। और बांकी दास की ख्यात को जोधपुर की ख्यात भी कहते हैं और बांकी दास द्वारा रचित है। और इस ख्यात में अपने कन्यावध के बारे में बताया गया है यानी कन्यावध के रोकने के बारे में इसमें बताया गया है। और मान सिंह के टाइम ये उनके दरबारी थे। फिर बात आती है आधुनिक साहित्य की। अब अपने लगभग यानी क्या हो गया, यानी समाप्ति की ओर है ये
और अब अपने साहित्य स्रोत पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन कौन से साहित्य थे उनके बारे में अपने बात कर ली। और फिर अपने बात की यानी राजस्थानी साहित्य की यानी राजस्थानी इतिहास में ये अगर बात करें तो उनके बारे में, ये राजस्थानी इतिहास है उनके बारे में बात कर ली। फिर ख्यात के विषय में साहित्य में अगर बात करें तो इनके बारे में यानी ख्याति प्राप्त या ख्यात जो मोहनोत नैन्सी की ख्यात है या फिर अपने मारवाड़ी परगनारी विगत है उनके बारे में, या फिर बांकी दासरी ख्यात या फिर लाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, इन सभी के बारे में अपने पढ़ते हुए अब चलते हैं अपने आधुनिक साहित्य पर। आधुनिक साहित्य में एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया ये इतिहास ग्रंथ है। तो इतिहास ग्रंथ यानी आधुनिक साहित्य में काउंट होगा ये, ठीक है। ये होगा अपने एनाल्स एंड एक्टिविटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड द्वारा। पश्चिमी भारत की यात्रा ये है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये भी। और वंश भास्कर ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, ठीक है। वीर विनोद ये कवि राजा श्यामल के द्वारा, ठीक है। ये इनकी कृति लिखी गई है। इनके बारे में अपने को पता चलता है राजस्थान के इतिहास के बारे में या स्रोतों के बारे में, ये स्रोत है अपने सारे, ठीक है। मारवाड़ राज्य का इतिहास ये बताओ किसके द्वारा रचित है? ये अपने विश्वेश्वर नाथ रेवू के द्वारा, विश्वेश्वर नाथ रेवू के द्वारा। और फिर अपने उदयपुर है, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के यानी इतिहास ग्रंथ या यानी ये इतिहास ग्रंथ किसने लिखे थे? उदयपुर, जोधपुर, सिरोही और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ है यानी महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के द्वारा ये रचित हैं। तो ऐसे में अपने आधुनिक साहित्यों की बात की यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड, पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टोड, और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, और वीर विनोद श्यामल दास या श्यामल कवि राजा श्यामल दास, मारवाड़ राज्य का इतिहास यानी विश्वेश्वर नाथ रेवू, ये याद रखना भी, विश्वेश्वर नाथ रेवू। बांकी दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, और इसी के साथ अपने ये बहुत सारी कृतियां जो है इनको याद करना अच्छे तरीके से। और इसमें बात आती है, हाँ बाकी अभिलेख है, ताम्रपत्र है, उन सभी के बारे में सारी लगभग अपने डिटेल से कर चुके हैं। और बहुत कुछ इसमें तो सारा यानी अपने स्रोतों के बारे में जान लिया है। और स्रोतों के बारे में जितना यानी कक्षा 6 की किताब में दिया गया है उन सभी के बारे में जान लिया और अच्छे से पढ़ लिया। और यानी जो इतना यहाँ पर दिया गया ना उससे थोड़ा सा कम है, परंतु इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया गया ताकि यानी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना वो इसी यानी क्लास के अंतर्गत अपने कर लें और साथ साथ में याद भी कर लें, ताकि आने वाला जो इतिहास अपने पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसमें इतिहास में क्या है कि पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या अपने को यानी बेसिक तैयार होगा। तो बेसिक तैयार होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ अपने ये PDF जो मैंने करवाई है इसकी PDF जो आपको इस चैनल के माध्यम से यानी इसमें मिलेगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अभिनव कैरियर एकेडमी बिना स्पेस दिए आप सर्च करना और इसमें आपको यानी ये जो PDF जितने भी अपने बात कर चुके हैं इन सभी के बारे में यानी पूरी यानी आपको जो यानी मार्केट जो ये PDF है ना यही मिलेगी आपको, ठीक है। और इसी के साथ जो बिना मार्क की हुई है ना वो भी मिल जाएगी, दोनों ही भेज दूंगा मैं, ताकि आपको दिक्कत न आए किसी प्रकार की, कोई यानी कटिंग आपको समझ में न आए या फिर तो इस तरीके से आपको मार्क वाली कॉपी है ना वो ज़्यादा इजी रहेगी आपकी, क्योंकि इसमें निशान लगाए हुए, निशान लगाए तो आपका ध्यान उसमें निशान पर ज़्यादा पड़ेगा और इसी तरीके से यानी आप कवर करते जाओगे। और एक बात और, यानी ये इतिहास जानने के स्रोत है ना इन सारे पर्सन यानी लगभग आपके लिए 100% बनाए गए हैं। और 100% जो है अगली यानी अगली वीडियो जो है उसमें अपने 100% पूरे इतिहास जानने के स्रोत के बारे में अपने क्लियर करेंगे। और एक तो साथ में ये पढ़ लो और एक रिपीट कर लो एक बार तो, और रिपीट करने के बाद में आप लिख के आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं लिखा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा यानी जितनी भी कृतियां उनके नाम और इम्पोर्टेंट जो अपने जानकारी थी उनके बारे में लिखते हुए और इनको याद कर लो। और याद करके और जो प्रश्न अपने करेंगे उससे अपने मिलान कर लेना और साथ साथ में वो प्रश्न करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा।
तो अच्छे तरीके से आपको एक नहीं 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा इसका। एक बार पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद में लिख लिया, 2 बार, एक बार आपने प्रश्न उत्तर में कर लिया, तो 3 बार हो जाएगा। और 3 बार याद होने के बाद में बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। और आपके धीरे धीरे ये कृतियाँ, उनके लेखक और उनमें क्या जानकारी दी गई, उनके सभी के बारे में आपको यानी अच्छे से यानी थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान में आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यानी अच्छे से यानी पूरा लगभग टाइम हो गया होगा, घंटा भर अच्छे से आपने सुना। और आगे भी अपने जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो जल्दी आपको अपलोड कर देंगे। और इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से आप करना और बार बार इसको देखना। और दूसरी बात ये कि आप देख भी रहे हो साथ साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो साथ साथ में, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से आपको नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से मिल जाए। और यानी जितने भी पहली बार आपने देख रहे हो या फिर अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि जो अपने जितने भी आगे वीडियो है हमें भी हौसला हो कि हाँ अपने जो देखने वाले लोग हैं वो काफ़ी यानी आगे प्रोग्रेस में और पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से स्टडी करो और मस्त रहो। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।